Hello, am I audible? Okay. Okay, let's start. Last time पे कहाँ तक किया था? कितना कवर कर लिया था लास्ट टाइम? इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके, सेकंड पॉइंट कवर कर लिया था, यस. सेकंड पॉइंट कवर कर लिया था ना अपन ने, इलेक्ट्रिकल फील्ड, आई थिंक ये वाला. ओके फाइन. ओके, इसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट में क्या किया? They have kept one metal pin wheel in the path of cathode rays. Let's say these are the cathode rays, and वहां पर उन्होंने एक metal pin wheel. ठीक है. And he observed that जैसे cathode rays के path में इसको रखा, he observed that it start revolving. From there we can say that it has, cathode rays have some kinetic energy. Because of kinetic energy, it is transferring its energy to the thin metal pin wheel. And we all know that kinetic energy क्या होता है तुम्हारे पास? It's half mv square. From there we can say that it has some mass. Cathode rays have some mass, and it is following the particle nature. तो थर्ड पॉइंट तुम्हारे पास यही. When a light metal pin wheel is placed in their path, thus the wheel start revolving. So these rays are made of the particles which has the mass and the velocity. तो पार्टिकल नेचर फॉलो करेगा, वेव नेचर फॉलो नहीं करेगा. उन्होंने ये स्टेटमेंट साइन किया. पॉइंट 3 क्लियर है? पॉइंट 3 क्लियर है क्या? नेक्स्ट. हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन हैज ए नेग्लिजिबल मास. हाँ, कितना मास होता है वी विल फाइंड आउट इन टुडेज क्लास. हाउ वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी विल सी. फोर्थ पॉइंट, cathode rays produce fluorescence when they fall on a glass beyond anode in a certain substance like ZNS. ये पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ. और ग्लो कैसा होता है? फ्लोरोसेंस जो होगा वो इज द ग्रीन कलर का ग्लो, ग्रीन ग्लो. देन फिफ्थ पॉइंट, अगर कैथोड रेज कभी भी किसी हार्ड मेटल से स्ट्राइक कर रहा है, दैट्स के टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम में, इट विल प्रोड्यूस हीट. एक्चुअली होगा कि लेट्स से अगर सपोज हार्ड मेटल है और एक हाई बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से अगर कैथोड रेज स्ट्राइक कर दी, जैसे ही हार्ड मेटल से स्ट्राइक करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा या गेन होगा? ओके. उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? सडन लॉस होगा. सडन लॉस के कारण क्या होगा? जहां से वो स्ट्राइक कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0. जहां से वो स्ट्राइक कर रहा है वहां पर काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, एंड वो उस पर्टिकुलर पार्ट में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. तो वहां से क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा. तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा और हीट प्रोड्यूस होगा. इट विल शो द हीटिंग इफेक्ट. अराउंड जितनी भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास, 99% एनर्जी जो होगा वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा. एंड जो रिमेनिंग 1% एनर्जी है
it will produce X-ray. X-ray are the electromagnetic radiations. Once these three experiment will be finished, we will see the electromagnetic radiation. So cathode rays produce the X-rays and the heat when they strike on the surface of a hard metal like tungsten and a molybdenum. Hence, they show the heating effect. Again, repeating this point. अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी एक हार्ड मेटल है, हार्ड मेटल से कैथोड रेज जब भी स्ट्राइक करेगी, जहां जहां पे वो स्ट्राइक करेगा वहां पे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में सडन चेंज होगा या फिर वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा मेटल। तो जहां जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी, हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होगी। तो जिस पर्टिकुलर पार्ट पे वो स्ट्राइक करेगा वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अराउंड 99% एनर्जी जो होगी वो क्या होगी 99% एनर्जी हार्ड मेटल मतलब टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम, हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। टंगस्टन मॉलिब्डेनम से जैसे स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर क्या होगा, सडन काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। उसके कारण उस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ड्यू टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल प्रोड्यूस हीट एंड रफली 1% एनर्जी जो होगी वो एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट पहले ही क्लियर था। सिक्स पॉइंट रुचिर, एक्सरेज के अंदर ऐसा है कि कभी भी तुम्हारे पास ऐसे स्ट्राइक होते हैं तो एनर्जी जो लॉस होती है वहां से फोटॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। एक्सरेज आर नथिंग बट दीज आर फोटॉन्स। रमेश अपना माइक ऑफ करो। तो वहां से कभी भी तुम्हारे पास एनर्जी लॉस होता है तो कुछ एनर्जी फोटोन के फॉर्म में भी इमिट होती है। सर फोटॉन्स क्या होते हैं और उसमें कितनी एनर्जी इमिट होगी, वी विल सी। मतलब ये अपन जब बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे देन आई विल जस्ट लेट यू नो कि तुम्हारे पास किस तरीके से एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके से फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। पर अभी के लिए एक्सरे सब याद रखो कि मतलब हाँ, कुछ एनर्जी तुम्हारे पास हीट के फॉर्म में रिलीज होगी और कुछ फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है रुचिर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। 6 पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट टाइम मैंने आयोनाइजेशन बताया था। अगर H2 गैस है वो किस तरीके से आयोनाइज हो सकता है। देन 7th पॉइंट को अभी स्किप करते हैं। देन 8th पॉइंट, these rays penetrate through thin foil solid material which they passed। मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास जो एनोड कैथोड रेज थी वो एनोड से क्या हो रहा है, डायरेक्टली पास हो रहा है। they can penetrate through the thin foil डायरेक्टली क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा और बाद में उसकी बियॉन्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और ग्लो ग्लो प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई भी नॉन ऑपेक ऑब्जेक्ट है तो क्या लाइट उसके थ्रू पास कर सकता है? नॉन ऑपेक यस। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, कैथोड भी अगर तुमने नॉन ऑपेक एनोड लेके रखा है तो कैथोड भी उसके थ्रू पास कर जाएगा, फिर उसको पेनिट्रेट कर देगा। अगर तुमने कभी भी कोई नॉन ऑपेक लेके रखा है तो कैथोड भी क्या होगा, उसके थ्रू पास कर जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कैथोड रेज भी जो है वो वेव नेचर फॉलो करता है? तो फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन में क्या होता है तुम्हारे पास, अगर सपोज लाइट जो है, अगर कोई भी एक नॉन ऑपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट उसके थ्रू पेनिट्रेट कर सकती है। वैसे ही कैथोड रेज भी जो है, अगर तुमने एनोड को नॉन ऑपेक लेके रखा है तो कैथोड भी क्या होगा तुम्हारे पास, कैथोड रेज भी उसके थ्रू पास हो रही है। From there we can say that cathode rays are also following the wave nature. Yes. ठीक है, बट उन्होंने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया था। ठीक है, ये मैं जस्ट उनको बता रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैथोड रेज को पार्टिकल ही बोला था।
वेव नेचर के बारे में कमेंट नहीं कर किया था, बट ये जो प्रॉपर्टीज है उसके वेव नेचर से रिलेटेड है। क्लियर है क्या? 8 पॉइंट सबको क्लियर है? देन 9th पॉइंट अभी के लिए याद रखो। वी विल सी वन how these rays affect the photographical plate. We will see in the photoelectrical effect. ये सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर भी फॉलो करते हैं और वेव नेचर भी फॉलो करते हैं, बट जे थॉमसन ने ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं किया था। अभी तक अपन इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर ही अज्यूम कर रहे हैं, बट दे आर फॉलोइंग बोथ। ओके रुचिर? मतलब इलेक्ट्रॉन को अभी अपन वेव नेचर ही अज्यूम करेंगे, उसके पार्टिकल नेचर में, सॉरी पार्टिकल नेचर ही अज्यूम करेंगे, उसके वेव नेचर में भी बहुत टाइम। ओके देन लेट्स से, अगर सपोज इफ वी टेक टू, if we take two gases, let's say once we have taken the H2 gas, let's say if we have taken the H2 gas, H2 gas में हमारे पास break होगा H2 gas, it will give H plus H, and once it will break, so H, it will give H plus plus electron. Or if we take helium gas, तो helium gas directly क्या करेगा, at low pressure high voltage पे it will form helium plus ions and the electrons. Electrons कहाँ travel करेंगे? Travels towards anode. Good. और वहां से कौन सी रेज प्रोड्यूस होगी? कौन सी रेज प्रोड्यूस होगी? इफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी ना बच्चा। एंड यहाँ पर भी जो हीलियम है, इफ आई टेकन द हीलियम गैस, तो वहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स, दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स कैथोड, और वहां से कौन सी, सॉरी, दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रेवल करेंगे, एनोड की तरफ। एंड यहाँ से भी कौन सी रेज प्रोड्यूस होगी तुम्हारे पास, कैथोड। बट इफ आई टॉक अबाउट H plus ions, H plus ions कहाँ ट्रेवल करेंगे? They have the positive charge. They travel towards. They travel towards कैथोड, और वहां से कौन सी रेज प्रोड्यूस होगी, एनोड। और यहाँ पर भी जो हीलियम प्लस आयंस है वो कहाँ ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड, एंड यहाँ से भी एनोड रेज प्रोड्यूस। तो अगर सपोज इफ आई टेक these two and if I take these two, अगर मैं कैथोड रेज की बात करूं एंड उसका अगर मैं E by M रेशियो फाइंड आउट करूं, E by M रेशियो,
that is the charge upon mass ratio. If I talk about E by M ratio, so in both the cases कैथोड रेज में कौन ट्रेवल कर रहा है? जब भी कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है तो कौन ट्रेवल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स. E by M रेशियो क्या है? चार्ज अपॉन मास रेशियो. क्या चार्ज और मास दोनों सेम है? In both the cases electrons are traveling. I'm talking about cathode rays. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है. तो क्या दोनों पे चार्ज सेम है? क्या दोनों का मास सेम है? E by M रेशियो सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? क्या गैस पे डिपेंड करेगा वो E by M रेशियो? Dependent on gas. E by M ratio is independent from nature of gas. But if I talk about the anode rays, तो फर्स्ट केस में कौन सी गैस ट्रेवल कर रही है? कौन से आयंस ट्रेवल कर रहे हैं? H प्लस आयंस. और सेकंड केस में कौन से ट्रेवल कर रहे हैं? हीलियम प्लस आयंस. तो दोनों पे चार्ज सेम है. यस. मास सेम है क्या दोनों का? They both have same charge +1, but mass of the H plus or helium are different. H plus or helium plus ions are different. So E by M ratio will be different. And it will depend on nature of gas. Yes. E by M ratio of cathode rays are same because electrons are traveling. In both the cases, electron have same mass and same charge. But in case of the anode rays, in one cases H plus is traveling, in another cases helium plus is traveling. They both have same charge, but mass of the H plus and the helium plus are different. So E by M ratio will be different and it will depend on the nature of gas. इसका ज्यादा होगा? Helium plus has greater mass. उसका mass ज्यादा है. E by M ratio more होगा या less होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है मास. तो हीलियम प्लस का अगर मास जाता है, E by M रेशियो हीलियम प्लस का क्या होगा? मास कम. क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कौन सा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, कौन सा नहीं करेगा? ओके. तो ये तुम्हारे पास जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था एनोड रेज, सॉरी कैथोड रेज इज डन. द E by M ratio, 7 point. The E by M ratio of the cathode rays is constant. It's minus 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. Yes, anode rays का depend करता है E by M ratio. Okay. E by M ratio of the cathode ray is constant and found to be independent of the nature of gas. Value याद रखना. It's minus 1.76. अगर magnitude पूछा होगा तो simply 1.76, and it will also depend on the nature of gas. And तुम electrode कौन सा ले रहे हो उस पे भी उस दोनों से independent होगा. गैस कौन सी ले रहे हो उससे भी independent होगा. But if I talk about the E by M ratio of the anode rays, क्या वो constant आएगा? वो कांस्टेंट नहीं आएगा. ठीक है. वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा.
Okay. Now let's start the next thing, that is the quantization of charge. Quantization का meaning क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं. If I take about 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on, they are integral multiple of they are integral multiple of 2, and where 2 is the smallest. Meaning, अगर suppose if we want to take 8 को you can simply written as 2 into 4. If we take 12 को you can simply written as 2 into 6, या फिर इस तरीके से लिखा. If I take 8 को you can simply written as 4 into 2. इसको you can simply written as 6 into 2. तो 2 हमेशा कांस्टेंट है. जो भी तुम वैल्यू लोगे, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2. मतलब समथिंग इनटू 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ. यस. ओके फाइन. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑयल्स की ड्रॉपलेट पे चार्ज फाइंड आउट किया, एंड दे ऑब्जर्व दैट जो भी स्मॉल क्यू आ रहा है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. जो भी ड्रॉपलेट पे क्यू चार्ज आ रहा है, क्यू, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई. क्यू क्या क्या आ सकता है? क्यू या तो आएगा तुम्हारे पास ई आ सकता है, 2 टाइम्स ऑफ ई आ सकता है, 3 टाइम्स ऑफ ई आ सकता है, 4 टाइम्स ऑफ ई आ सकता है. और वेयर ई is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. जिस तरीके से यहाँ पे 2, 4, 6, 8 जो है, दे आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2. 2 को कैसे लिख सकते हो तुम? 1 into 2, 4 को 2 into 2, 6 को 2 into 3, and so on. फोर इंटू टू. इसी तरीके से वैसे जब उन्होंने ऑयल के ड्रॉपलेट पे चार्ज फाइंड आउट किया, दे आर कमिंग आउट ई, 2 टाइम्स ऑफ ई, 3 टाइम्स ऑफ ई, 4 टाइम्स ऑफ ई, वेयर ई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. उसका वैल्यू कितना था? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, एंड दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स. उसका वैल्यू था. तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो. Mulliken's oil drop experiment, he conclude that magnitude of electrical charge Q on a droplet is always the integral multiple of chemical electrical charge small e. So Q is equals to n times of E, where n is equals to 1, 2, 3, 4, and E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So J.J. Thomson given the value of E by M. Riya, क्या डाउट है? अपना माइक ऑन करो. So can you just explain again? 2, let's say 2, 4, 6, 8, they are the integral multiple of 2. Yes, sir. तो अगर सपोज इंटीग्रल मल्टीपल अगर मेरे को 2 का लिखना है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नंबर आएगा, जैसे कोई नंबर x है, उसको अगर मैंने बता दिया कि वो 2 का इंटीग्रल है, x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी? 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2, 4 into 2, एंड सो ऑन. Yes, sir. वैसे उन्होंने जब ऑयल की ड्रॉपलेट पे चार्ज फाइंड आउट किया, दे ऑब्जर्व दैट हर बार जो चार्ज आ रहा था वो या तो ई आ रहा था, या फिर 2 टाइम्स ऑफ ई आ रहा था, या फिर 3 टाइम्स ऑफ ई आ रहा था, 4 टाइम्स ऑफ ई आ रहा था. वी कैन सिंपली से दैट चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई. Yes. यस. और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई मतलब ई का वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट किया था कितना, हर बार इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था इसका, मतलब चार्ज की ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है. सबसे स्मॉलेस्ट थी ये, या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी पॉसिबल हो सकता है. किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो स्मॉल ई को, तो यू विल गेट दैट क्यू. Okay, Okay. sir.
तो वो उन्होंने फाइंड आउट किया था और वहां से उनको ये चीज ऑब्टेन हुआ। डन, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट सर उसके पास क्या था, दैट इज द जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन ने ई बाई एम रेशियो फाइंड आउट किया था, किसका, कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन। ये था जेजे थॉमसन ने फाइंड आउट किया था। एंड नाउ वी नो दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट एक्चुअल में चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, कि किसका ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन का, तो मास किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का, इज इक्वल टू -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो अगर मेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 divided by -1.76 into 10⁻11 kg. Mass of electron को you can simply write down 9.101 into 10⁻31 kg. ये वैल्यू तुमको ध्यान रखना है। If you want to convert kg into grams, then क्या करेंगे, into multiply by into 100 या 1000, 9.101 into 10⁻31 into, if you want to convert kg into grams, you can simply multiply with 1000। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 9.101 into 10⁻⁻28। By the help of the E by M ratio and with the help of Mulliken's oil drop experiment, you can find out the mass of electron, which is very negligible। बहुत कम मास है उसका, 10⁻28 ग्राम, जिसको तुम नॉर्मल किसी भी एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सबसे पहले उन्होंने फाइंड आउट किया ई बाई एम रेशियो एंड देन मुलिकन ने फाइंड आउट किया स्मॉल ई। फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फिनिश हो गया। अब कुछ डाउट है तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट लेट मी। Which of the following charge value is not possible on oil droplet? First,
Hello, am I audible? Yeah, sorry, somehow I got disconnected. Yeah, yes. Which of the following charge value is not possible? First is 3.7 into 10 to the power minus 17. Second, 9.6 into 10 to the minus 18. Third, 1.28 into 10 to the power minus 18. And the fourth, 4.8 into 10 to the power minus 20. It's not 1. It's not 3. It's 4. Yes, it's 4. How can we solve these type of problems? सबसे पहले value of q is given. So let's say q का value given है. q कितना given है तुमको? 3.7 into 10 to the power minus 17. मेरे को एक वैल्यू पता है, q is equals to n times of e. q is given 3.7 into 10 to the power minus 17 is equals to n into e का वैल्यू given है, it's 1.6 into 10 to the power minus 19. From there you can find out the n. N will be 3.2 upon 1.6 into 10 to the power minus 17 divided by 10 to the power minus 19. If we solve, you will get 2 into 10 to the power minus 17 upon 10 to the power minus 19. It will become 100. We are getting n is equals to 100. क्या n का वैल्यू 100 पॉसिबल है? 200 पॉसिबल है? yes, no. yes. इसका मतलब 1 जो है वो चार्ज पॉसिबल है. अगेन तुम फिर से वो सॉल्व करोगे तो 9.6 into 10 to the power minus 18 is equals to n into 1.6 into 10 to the power minus 19. यहाँ से n कितना आएगा? यहाँ से n कितना आएगा? 60. n 60 पॉसिबल है? यस. If we find out यहाँ पर भी सेम चीज 1.28 into 10 to the power minus 18 is equals to n into 1.6 into 10 to the power minus 19. If we find out the n, यहाँ पर n कितना है? 80 थोड़ी आएगा, 8 आएगा. We'll get it. n भी possible है. But if you find out n here, यहाँ पर आएगा 4.8 into 10 to the power minus 20 is equals to m into 1.6 into 10 to the power minus 19. If you find out the n, you will get 4.8 upon 1.6 into 10 to the power minus 20 divided by 10 to the power minus 19. So you will get n is equals to sorry, n is equals to 0.3. 0.3. तो 0.3 पॉसिबल है? नहीं. इसका आंसर क्या होगा? 4. क्लियर है सबको? तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द तुम्हारे पास जो भी है. तो लेक्चर 1 जो भी था लास्ट टाइम जो मैं डॉक्यूमेंट सेंड किया था उसमें से कुछ पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था. नाउ लेक्चर 1 इज कंप्लीटेड. मैं ये डॉक्यूमेंट अगेन शेयर करूंगा, सो यू कैन डिलीट द प्रीवियस वन डॉक्यूमेंट और इसको मेंटेन करके रखना. तो लेक्चर 1 जो था वो फिनिश हो चुका है. तो लास्ट वाले डॉक्यूमेंट्स को तुम डिलीट कर सकते हो एंड ये जो है इसमें कंप्लीट लेक्चर 1 कवर हो गया हो. मैं फिर से शेयर कर दूंगा ग्रुप पे. नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर 2. Now we will see second that this is the discovery of anode rays and the proton. Proton और anode rays का discovery किसने किया था? गोल्डस्टीन. ओके फाइन. प्रोटॉन और एनोड रेज का डिस्कवरी किसने किया? तुम्हारे पास गोल्डस्टीन.
So Goldstein repeated the same discharge tube experiment, making a hole in the cathode, perforated cathode, and noticed that the division of the positive rays called anode rays. उसने लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ भी होल नहीं करके रखा. मैं इसको थोड़ा सा वेट हाँ, लास्ट टाइम अपन एनोड इस साइड लेके रखा था, तो अभी भी एनोड इसी साइड, so that we confusion create now. पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट टाइम तुम्हारे पास यहाँ पर मैंने ये तुम्हारे पास क्या था, एनोड जो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था, और ये तुम्हारे पास कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था. हाँ, तो यहाँ पे तुमने लगा के रखा है जिंक सल्फाइड. ZNS. इस बार यहाँ पे ग्लो जो हो रहा है वो हो रहा है पिंक ग्लो. Here positive rays are traveling from anode to cathode. बट उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जब लास्ट टाइम अपन एक्सपेरिमेंट किया था तो कोई भी होल नहीं किया, किसी भी एनोड एंड कैथोड में मैंने होल नहीं करके रखा. बट जब गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया बेटा, तो गोल्डस्टीन ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने क्या करके रखा, जो भी एक कैथोड था, कैथोड के अंदर तुम्हारे पास इस तरीके से बहुत सारे होल्स करके रखे. कोई मुझे रीजन बता सकता है कि ऐसा क्यों? Goldstein repeated the discharge tube experiment, making a hole in the cathode, या फिर इसको बोल सकते हैं perforated cathode, and noticed that the division of the positive rays called anode rays. Anode rays क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है. बट उसने कैथोड में होल क्यों किए? So that the positive rays can pass through it. Yes, सही है. बट ये लास्ट टाइम क्यों नहीं किया था, अभी क्यों कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कैथोड रेज के लिए क्यों नहीं किया? Someone is saying sir होल इसलिए किए हैं so that they can easily pass through it. बच्चे इलेक्ट्रॉन, रुचिर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन्स भी वेव नेचर फॉलो करता है. इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन, बट वेव के बारे में अभी तक कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे. ओके, कैथोड रेज मूव फास्टर. यस, अभी भी वो ओपेक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं ओपेक नॉन ओपेक. नो, जो लास्ट टाइम में कंडीशन थी वही कंडीशन अभी भी ले रहे हैं, बट यहाँ पे अपन होल्ड कर रहे हैं, बाकी जगह होल्ड नहीं कर रहे. कैथोड रेज कैन नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट. बच्चे लास्ट टाइम भी तुमने जो ओपेक ऑब्जेक्ट थोड़ी लिया था, वहां पे ग्लो हो रहा है, इसका मतलब तुमने डेफिनेटली नॉन ओपेक लिया होगा ना. एक ने सही आंसर दिया था, बिकॉज कैथोड रेज आर ट्रेवलिंग फास्टर, या फिर रेज आर टू बिग कंपेयर टू द कैथोड रेज. यस. तो अगर सपोज मैं तुमको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट ट्रेवल करेंगे तो उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा या कम होगा? इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, या फिर वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे. बट वही अगर मैं एनोड रेज की बात करूं, एनोड रेज में कौन ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर ट्रेवल कौन कर रहा है? if I talk about H2 it will give H plus H it will give H plus ions plus electron. तो जो H plus ions है they are traveling here. H plus ions जो होंगे, इसका मास जो होगा इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, तो ये इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे. So that we are making hole in the cathode.
क्यों होल बना रहे हैं? शो दैट H plus ions can easily pass through it. So that H plus ions can easily pass through it. ये पॉइंट सबको क्लियर है? H plus ions या फिर ऐसा भी लिख सकते हो पॉजिटिव आयंस। अगर तुमने हाइड्रोजन गैस लिया तो H plus ions या फिर पॉजिटिव आयंस। That's why we are making hole in the cathode and we are taking the perforated cathode. एक और चीज ध्यान रखो, these are passing through the canal, जो holes है वहां से पास कर रहे हैं, so these are passing through the canal. That's why we also call the anode rays as the canal rays. These rays passing through the canal of the cathode, that's why we are seeing the canal. इसका एक कुछ तो डाउट है, वेट, why don't they place ZNS before anode? उनको नहीं लगा होगा आइडिया यार। सर ना लास्ट टाइम क्यों नहीं किया था? लास्ट टाइम उनको आइडिया नहीं लगा होगा, बट गोल्डस्टीन ने आइडिया लगा, अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज ट्रेवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, वो माइट बी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने और होल्स बनाए, ये भी उसको आइडिया लगा। लास्ट टाइम हो सकता है उसने होल्स नहीं बनाए होंगे, अगर होल्स नहीं बनाओगे तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो ग्लो नहीं मिलेगा पिंक कलर का। ओके अभिजीत, इसका डाउट था। ओके अभिजीत, क्लियर? बच्चे क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? ओके सर, okay, these rays are passing through the canal and the whole of the cathode, that's why they are also called the canal rays. Okay, now we will go through the properties. First properties, जो कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था वो जे जे थॉमसन नहीं किया, ठीक है, तो वो पॉइंट ध्यान रखना। ओके फाइन, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पेनिट्रेशन ऑफ पावर ऑफ द कैथोड इज ग्रेटर देन द पेनिट्रेशन पावर एनोड। यस, ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैथोड रेज का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनोड रेज, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग होल इन द, that's why we are making hole in the cathode, not anode. That's why we are used perforated cathode. Yes. Sorry. First point clear है सबको? Second point, they travel in a straight line and produce a shadow of the object in their path in the absence of the electrical field and magnetic field. Same point है ये। Second point clear है सबको? Now talk about the third point. अगर सपोज लेट्स से तुमने इनिशियली लेट्स से कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं किया, नो इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं किया तो रेज क्या होगी? सीधी की सीधी पास करेगी। पॉइंट तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगा? पिंक ग्लो मिल जाएगा। और अगर सपोज तुमने इस बार इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया और तुमने लेट्स से पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, तो दे ऑब्जर्व दैट कि रेज कहाँ पर जा रही थी? इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो जैसे ही पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल अप्लाई किया देन तुम्हारे पास क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट होगी और इस बार यहाँ पे ग्लो मिला। अगर ग्लो यहाँ पे मिलेगा तो व्हाट वी कैन से दैट इसके ऊपर चार्ज कैसा है? इन रेज पे चार्ज कैसा है? they are repelled, so we can say that they are
positively charged. So we can simply say that they are positively charged, इसलिए उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है. अगर सपोज नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया होता, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया होता, they will attract, उस डायरेक्शन में फिर ऊपर की तरफ ग्लो होता. Third, due to deflection in the magnetic field or electrical field, we can say that they are positively charged. Fourth point again same है. When a light metal pinwheel is placed in their path, the wheel start revolving due to the kinetic energy, which has the mass and the velocity. So these rays are the made of the particles. यहाँ से ये comment कर सकते हैं. Fifth point, anode rays produce the fluorescence pink color glow when they fall on a glass beyond cathode in a certain substance like ZNS. वहां पर ग्रीन कलर ग्लो होता है, यहाँ पे कैसा कलर ग्लो होता है, पिंक कलर का ग्लो हो रहा है. 6 पॉइंट ध्यान से सुनो. अगर सपोज मेरे पास लेट्स से सोडियम है, सोडियम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, इफ आई रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा? वन इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम पे चार्ज क्या आएगा? +1. Can I simply say that? Can I simply say that charge on sodium? यहाँ पर चार्ज कितना होगा? +1, या ऐसा बोल सकता हूँ +E. सोडियम पे चार्ज कितना होगा? +E हो जाएगा. यस. अगर -E चार्ज अपन लिखते हैं +1 है, +1 का सिंपल मीनिंग क्या है? इट हैज +E चार्ज. अगेन देखते हैं. जैसे अगर सपोज तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है, if I remove 3 electrons from aluminium, we will get aluminium +3 electrons. Now if we consider charge on aluminium, so what is the charge on aluminium? It has +3E charge. So can we simply say that if we remove electron from any atoms, 1 electron, 2 electrons, 3 electrons, charge on the positive ions is always a integral multiple of E. If we remove electron from any atoms, then charge on positive ion is also an integral multiple of E. Yes or no? Yes. 6 point वही है. 6th point वही लिखा है. The positive particle is formed by the loss of electron or electrons. So the charge on the positive particle must be integral multiple of the charge present on the electron. जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. तो पॉजिटिव आयंस पे भी चार्ज क्या क्या पॉसिबल है? Simply we can say that E, 2 times of E, 3 times of E, and so on. Then J.J. Thomson आया फिर से, उसने एनोड रेज का भी E/M रेशियो फाइंड आउट किया. There is particular one experiment. From there you can find out the E/M ratio of the anode rays, but it's not in the syllabus, so that's why we are not discussing it. ठीक है. 7th point क्या था? The accurate measurement of E/M ratio of the charge to mass ratio obtained in the discharge tube containing hydrogen. सबसे पहले उसने हाइड्रोजन गैस को लिया. He has taken the hydrogen gas, which is the lightest among all gases. Lightest among all gases. If I take the hydrogen gas, तो hydrogen gas किस तरीके से break होगा? It will form H and H. After that, H will give H plus electron. In anode rays, H plus ions are traveling. They travel towards anode. Sorry, they travel toward cathode, and from there we will get anode. So actual में anode rays में H plus ions are traveling. Yes. In anode rays H plus ions are traveling. Yes. So if we take H plus ions, so if we take hydrogen,
1 1. And if we take H plus ions, how many number of protons are there in H? One. How many electrons are there in H plus ions? How many neutrons are there? Sorry, how many neutrons are there in H? Again, wait. How many protons in H? How many neutrons are in H? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तुम्हारे पास? 0. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन H? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन H? H1. And if we take H plus ions, then how many protons are there in H plus ions? 1. How many neutrons are there? 0. How many electrons are there in H plus ions? 0. यहाँ पर ऊपर वाले केस में कौन ट्रेवल कर रहा है? H plus ions are traveling. So we can simply say that H plus ions are nothing but they are protons. That's why we have taken the hydrogen gas सबसे पहले, and we can simply say that hydrogen gas H plus ions travel करने का mean वहां पर एक तरीके से protons ही travels कर रहे हैं. From there he had find out the E by M ratio for the hydrogen gas and obtained that E by M ratio क्या है उसके पास? ये E by M ratio किसका है तुम्हारे पास? एनोड रेज का या फिर E by M ratio for हाइड्रोजन गैस? क्या E by M रेशियो जो आएगा एनोड रेज के लिए वो हीलियम गैस के लिए डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? If we calculate E by M ratio for the helium gas, we will obtain the same value or a different value? Different value. Clear है? तो इसने क्या किया? E by M ratio लिया हाइड्रोजन गैस का, because we know that if we take the hydrogen, H plus ions will travel. From there we can find out the mass of proton. Again one thing, अगर सपोज पूरी पीरियोडिक टेबल को कंसीडर करो, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को कंसीडर करें, सबसे लाइटेस्ट कौन है? हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट है तो E by M रेशियो सबसे हाईएस्ट किसका होगा? हाइड्रोजन का. E by M रेशियो सबसे हाईएस्ट किसका होगा? हाइड्रोजन का. E by M रेशियो की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है. अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E by M रेशियो ऑफ एनोड रेज, तो वी कैन सिंपली से दैट 9.579 into 10 to the power 7 कूलम पर kg. हाईएस्ट पूछा तो भी ये बोल सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते. तो हाइड्रोजन गैस के लिए फाइंड आउट किया, हाइड्रोजन गैस इज नथिंग बट पॉजिटिव आयंस. 8 पॉइंट वही मेंशन करके रखा है. Thus they assume that the positive particles given by the hydrogen, positive particles given by the hydrogen मतलब H plus ions और 1 proton represent the fundamental particle of the positive charge. 1 proton इसको मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो क्या होगा? फंडामेंटल पार्टिकल होगा. लोवेस्ट वैल्यू जो होगी वो यही पॉसिबल. इन्होंने E by M रेशियो फाइंड आउट किया किसके लिए? एनोड रेज के लिए. इसको एक बार हटा देते हैं. सबसे पहले E by M रेशियो किसके लिए फाइंड आउट किया? एनोड रेज. एनोड रेज में भी किसके लिए? H plus आयंस, और जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1 प्रोटॉन. उसका ये वैल्यू कैलकुलेट किया. अच्छा, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? अगर अब H plus आयंस पे चार्ज कितना होगा? एक्चुअली में H plus आयंस ट्रेवलिंग ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? प्लस E. सब लोग साथ में है ना, या फिर कहीं पे गुम हो गए? सबको क्लियर है यहाँ तक? If we remove one electron, तो H plus पे चार्ज कितना आएगा? प्लस E.
प्लस ई का मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ H प्लस आयंस या फिर मास ऑफ वन सिंगल प्रोटॉन is equals to 9.579 into 10⁻7. From there, you can find out the mass of proton. Mass of proton will be 9.579 into 10⁻7. Sorry, mass of proton will be 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 9.579 into 10⁻7. From there, you can find out the mass of proton, and we will get 1.672 into 10⁻⁻27 kg. Or if you want the value in grams, and you can multiply it with 1000 and you will get 1.672 into 10⁻⁻24 grams. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। 27 kg, yes बच्चे, क्या हुआ? नो बच्चे, इट्स 20 बच्चे, मैंने मल्टीप्लाई 26 किया है बट उसको 16 कर दिया है। जब मैंने सॉल्व किया है तो पावर 26 आएगा, आई नो, बट उसको 16 कर दिया। 16 को डिवाइड किया है 9.579 से। क्लियर? जिसका भी डाउट था 27 कैसे आया है? चलो, सबसे हाईएस्ट ई बाई एम रेशियो किसका होगा एनोड रेज के लिए? हाइड्रोजन गैस। अगर सपोज मैं कभी भी, लेट से मेरे को ई बाई एम रेशियो फाइंड आउट करना है किसी का भी, अगर ई बाई एम रेशियो है, कैन यू सिंपल से दैट अगर मास नंबर कभी भी इंक्रीज होगा, ई बाई एम रेशियो क्या होगा देखिए। और हाईएस्ट किसके लिए होगा? H2 गैस के लिए होगा। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है, 9 point the E by M ratio of the canal rays was found to be varying with the nature of gas. 11th point वो है as the gram molecular mass. अभी के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे उतना फोकस मत करो, अभी के लिए अपन क्या ध्यान रखेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास आर नथिंग बट मास। क्या डिफरेंस है वो मोल कंसेप्ट में सीख लो, ठीक है? बट अभी के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास का सिंपल मीनिंग क्या है अपने लिए? मास नंबर। As the gram molecular mass of the mass number of the gases increases, E by M ratio decreases. अब एक चीज बताओ, अगर कैथोड रेज की बात करें तो कैथोड रेज में कौन ट्रेवल कर रहा है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? इन कैथोड रेज electrons. In anode rays, which one is traveling? In anode rays, protons are traveling. Which one has higher mass? Proton or electron? Proton. Proton का mass higher है, तो which one has higher E by M ratio? Cathode rays or anode rays? Electrons. या फिर cathode rays. As we know that mass of proton is greater than, so if we talk about the magnitude, then we can simply say that E by M ratio of the cathode rays is greater than E by M ratio of anode rays. Magnitude को because मेरे को sign consider नहीं करना है, we just want out कि तुम्हारे पास magnitude किसका ज्यादा होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलो, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग, एनोड रेज में प्रोटॉन्स आर ट्रेवलिंग, एंड इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होगा, E by M रेशियो डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा। दैट्स इट। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था?
मास ऑफ प्रोटॉन आया था अपने पास, इट्स 1.672 इंटू 10⁻⁻27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास था 9.101 इंटू 10⁻31। ये भी केजी में था एंड ये भी केजी में था. If we divide these two values, we can get mass of proton divided by mass of electron is equals to 1.672 into 10⁻⁻27 divided by 9.101 into 10⁻⁻31. We can find out the ratio mass of proton upon mass of electron. We will get 1837. रफली कितना आएगा? 1837, नॉट एग्जैक्ट, रफली इतना आ जाएगा. तो मास ऑफ प्रोटॉन is equals to 1837 times mass of electron. Yes. From here we can simply say that mass of electron is negligible. Mass of electron is negligible with respect to mass of mass of electron is negligible with respect to mass of. ये क्लियर है पॉइंट सबको? मतलब जो भी प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ज्यादा है रफली. इसलिए जब मास नंबर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते. क्लियर सबको ये वाला पॉइंट? तो ये हो गया. फिर 12-13 पॉइंट वही सेम है. They can ionize the gas through which they pass. They can ionize the gas through which they pass, and these rays affect the photographical plane. वही दोनों सेम पॉइंट जो वहां पर भी लिखे. यहाँ पर कोई भी एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं होते. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर हार्ड मेटल से स्ट्राइक करेंगे, बट यहाँ पे एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं होते. वो पॉइंट ध्यान दें. बाकी मोरलेस सेम ही पॉइंट है, एक्सरेज प्रोडक्शन नहीं होता है. क्या ये भी पेनिट्रेट कर सकते हैं? यस नो? पेनिट्रेट कर सकते हैं क्या? कम होगा पेनिट्रेशन पावर एज कंपेयर टू द कैथोड, बट क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है. एज कंपेयर टू कैथोड देयर पेनिट्रेशन पावर वुड बी लेसर. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो. ये पूरा एनोड रेज कंप्लीट हो गया. आगम तेरा वीडियो ऑन हो गया. चल आगे बढ़े अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो. So then shall we proceed to the next one? Now before, yes, always anode rays are the made of the protons. Yes, because they are the positively charged होंगे. हमेशा क्या होंगे तुम्हारे पास? पॉजिटिव आयंस होंगे इसके अंदर. लेक्चर 2 में थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट वेट अ मिनट. Before starting the discovery of neutron, we will start the atomic model.
या बट उससे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसका ई बाई एम रेशियो का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो? what is the E by M ratio of this? Okay. चलो तो हाइड्रोजन का मास नंबर लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? यहाँ पर मास हो जाएगा सिंपली 2, यहाँ पर m हो जाएगा 4, यहाँ पर m हो जाएगा 28। E by M रेशियो किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का, देन हीलियम का, देन M2, M4, M28 ये ऑर्डर है। नाउ वी विल स्टार्ट द एटॉमिक मॉडल। मतलब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ था, उससे पहले ही गोल्ड फॉइल, तुमने सबने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट सुन के रखा है? तो वो भी पहले हो गया था, मतलब न्यूक्लियस पहले डिस्कवर हो गया था, बट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो समन प्लीज टेल मी कि व्हाई न्यूट्रॉन का डिस्कवरी क्यों नहीं हुआ? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी सबसे बाद में क्यों हुआ था? यस वेदांत, गुड। दे हैव नो चार्ज सो दे कैन नॉट बी डिटेक्ट इजीली। उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, तो वो इजीली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसका मतलब एक और भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकता है। बट उससे पहले मॉडल्स पढ़ेंगे अपन, दो मॉडल्स पढ़ेंगे। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, एंड एक और है तुम्हारे पास रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दीज टू मॉडल्स वी विल सी द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये उसके बाद तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट। तो इस चैप्टर में उतना थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, मैक्सिमम जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल पोर्शन है। ओके, लेट्स स्टार्ट थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। उसने एक स्टेटमेंट क्या दिया था? Plum pudding model of the atoms had negatively charged electrons embedded within a positively charged body. एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? एम्बेडेड रहेंगे पूरे स्फीयर पे। मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास सेंटर पे, उसने ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं किया। इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से पुडिंग के अंदर कुछ कुछ प्लम्स रहते हैं ना, या फिर वाटरमेलन जो है उसकी पूरी रेड बॉडी के अंदर जो शीट्स रहते हैं, जो शीट्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, और जो रेड बॉडी है इनसाइड का पूरा दैट इज पॉजिटिव स्पेयर। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कभी कभी बोल देते हैं। वही सेम, अगर पुडिंग में जो प्लम्स रहते हैं दे आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो पुडिंग है पूरा का पूरा दे आर द पॉजिटिव स्पेयर। तो प्लम पुडिंग मॉडल में एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स embedded in the positive charge body. The electron in the positive sphere body are arranged in such a manner that their potential energy of the system is minimized. इस पॉइंट को समझने का ट्राई करना। अगर तुम्हारे पास if we take any atoms, if we take any molecules, in chemistry they always try to minimize its energy. All the atoms, molecules of any compounds always try to minimize its energy. They always try to उनकी potential energy क्या हो जाए minimize हो। Even not even chemistry molecules, even जो normal जो substance, let's say if we talk about, let's say cricket का ball, if we take one cricket ball and वो h height पे है, let's assume it's on the height h, and mass of the cricket ball is m. What is the potential energy of that particular cricket ball? If potential energy of the ground is zero, mass of the cricket ball is m, height from the ground is h, potential energy of the ground is zero, then what is the potential energy of that cricket ball?
ओके तने, ओके ओके, इट्स mgh। बट लेट्स से अगर मैंने क्रिकेट बॉल को यहाँ पर होल्ड करके रखा है, अगर मैं उसको होल्ड करके रखा है, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। पर अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा, देन व्हाट विल हैपन? इट विल स्ट्राइक टू ग्राउंड। यस, नो। it will strike to ground and potential energy will convert into the kinetic energy। पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, वो जीरो की तरफ अटेंड कर रहा है। तो वो क्या करेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो की तरफ अटेंड करने का ट्राई करेगा, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं एंड दे विल जस्ट ट्राई कि वो उससे स्टेबल हो जाए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, दे ऑलवेज ट्राई कि वो एनर्जी क्या करें, रिलीज करें, एंड आफ्टर दैट सो दैट दे कैन स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर कोई मॉलिक्यूल, लेट्स से दे आर टू पार्टिकल्स, एक का पोटेंशियल एनर्जी है -2 और एक का पोटेंशियल एनर्जी है -5, विच वन इज मोर स्टेबल? One has -2 and one has -5। किसका एनर्जी कम है, -2 या -5? -5 is lesser than the -2 ना। If there are two particles, one has potential energy -2 and another one has a potential energy -5, तो -5 वाला जो होगा it will be more stable। तो whenever अपन केमिस्ट्री में बात करेंगे तो स्टेबिलिटी को हमेशा डिसाइड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से। तो एक्चुअल में हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो माइट भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी वो भी रिपेल कर सकता है। बट वो स्टेबल क्यों है, उसका रीजन क्या दिया उन्होंने, ये उन्होंने मेंशन किया था उसका रीजन यहाँ, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक। The electron in the positive sphere body are arranged in such a manner that the potential energy of the system is minimized। क्लियर बच्चे लोग, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बोलो। क्या जो स्टेटमेंट दिया था थॉमसन ने, क्या वो सही था? इज इट ट्रू और नॉट? इट्स फॉल्स। व्हाई दिस इज फॉल्स? इसको किसने गलत प्रूफ किया था? रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, इसको गलत प्रूफ किया। बिकॉज ऑफ द रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट he conclude that positive charge is completely concentrated at center। So Rutherford Goldfall experiment of the scattering of alpha particles revealed that most of the space in an atom is empty, contradicted Thomson's atomic model। So the next model है, as we have, कितना time है मेरे पास? We have only I think 10 minutes ना, sorry 7-8 minutes। Start नहीं करे Rutherford model, we will see in the next class। ठीक है, तो भी रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट है, उसमें बहुत सारे उसके पोस्टुलेट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं आज तुमको 2 नोट सेंड करने वाला हूँ। लेक्चर 1 जो अभी पहले फिनिश किया था, बेटा दिस वन, ये लेक्चर 1 सेंड करूंगा, एंड देन आई विल सेंड द लेक्चर 2, दिस वन। ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर 1 था ना उसको तुम डिलीट कर सकते हो, ये दोनों मेंटेन करना। Next class, we will start the Goldfall experiment and the discovery of neutrons. And those who have any doubts, you can ask your doubts. बाकी जो भी हैं, if they don't have any doubt, they can leave them. Now you can turn on your mind. Okay, बच्चे,
बाय। बाय। नेक्स्ट टाइम नोट्स रिवाइज करके आना यार। Sir, या sir, could you please explain that last statement again? इस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट बचे। हाँ, brief. अच्छा, अगर सपोज तुम्हारे पास एक m मास का एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स g है और उसको तुमने h हाइट तक लेके रखा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh. mg। अगर तुम इसको रिलीज कर दोगे तो फिर क्या होगा? Kinetic energy में convert. काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बट ये कहाँ पर जाएगा? ग्राउंड पे वापस जाएगा जहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। Yes, sir. यस, तो सिंपली क्या कर रहा है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है। Yeah. मैंने उसको होल्ड करके रखा है, इसका मतलब इसकी खुद की टेंडेंसी नहीं है एच हाइट पे रहने की, मैंने उसको होल्ड करके रखा तब वो एच हाइट पे है। तो अगर इसको मैं छोड़ दूंगा ना, इसकी खुद की टेंडेंसी कहाँ है? ग्राउंड पे जाने की। यस, Yes. इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल होते हैं दे ऑलवेज ट्राई कि उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। Okay. अगर इवन लेट्स से तुम फिफ्थ फ्लोर, लेट्स से अगर सपोज कोई भी पार्टिकल है या फिर कोई भी एक पार्टिकल है, तो फिफ्थ फ्लोर पे है, अगर तुम उसको फेंक दोगे, रिलीज कर दोगे, तो कहाँ पर जाएगा? ग्राउंड फ्लोर तक चला जाएगा। जहां तक पॉसिबल होगा, जहां तक वो जा सकता है, वहां तक वो चला जाएगा। यस। Yeah. तो नेचर में जो भी सब्सटेंस होते हैं दे ऑलवेज ट्राई कि उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, जितना पॉसिबल है उतना। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. तो ये पॉइंट रेज हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, अगर जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना। ये पॉइंट रेज किया, तो थॉमसन ने बोला कि वो इस तरीके से अरेंज होंगे सच दैट उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम। Okay. क्लियर बच्चे? हाँ सर, तो जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। यस। ओके सर, थैंक यू सर। या एक और किसी का कुछ डाउट है बेटा? अक्षत, इट्स अप टू यू, इफ यू वांट के तुमको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं कर सकते हो, बट मैं मोर और लेस ऐसे ही नोट्स सारे सेंड करने वाला हूँ। अभी स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट है, बट आफ्टर दैट मैं न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करवाऊंगा। जो भी न्यूमेरिकल्स दिए मैं वहां पर सब कुछ चीजें सॉल्व करूंगा, सो दैट तो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में मेंटेन रहे। अगर मैं लिखाना स्टार्ट करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो टू अवॉइड इट मैं जस्ट तुमको नोट सेंड कर रहा हूँ, बट इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इट्स अप टू यू। ठीक है, बट मैं तुमको सारे नोट सेंड करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। और किसी को कुछ डाउट है? Arnav, Harshraj, Prisha, and Steve. Do you have any doubts?